900 लोग जो है ये डिसीजन लेते हैं पूरी कंट्री में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब देखिए जो पुराना टाइम था उसमें क्या होता था, जैसे मुग़ल काल को ही लेते हैं, मुग़ल को इसलिए लेते हैं ना कि मुग़ल टाइम का जो हमारे पास उनका जो गवर्नेंस था उसकी बहुत डिटेलिंग है। जो हमारे पास बुक है ना मुग़लों की अकबरनामा, उसमें इसकी बहुत डिटेल दी गई है। बाकी का हमें उतना डिटेल नहीं है। या तो फिर आप चंद्रगुप्त का लीजिए, अशोक का लीजिए, जिसमें चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में मेंशन किया है, बट ये लेटेस्ट है तो थोड़ा ठीक है, आप उसे भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं इसी को लेता हूँ। तो वहाँ क्या है, एक मोनार्क है और उसके 9 रत्न हैं, 9 लोग ये, 1 लोग ये, ठीक है। 8-10 लोग मान लीजिए और होंगे, तो ये टोटल 20 लोग ही टोटल डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत कम लोगों का पार्टिसिपेशन है। और यहाँ भी ये जो राजा का जो ये डिसीजन ले रहा है, एक किंग एक मोनार्क, वो इनके सजेशन को माने ऐसा नहीं है। यहाँ तो मानना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ उनको सजेशन मानना पड़ेगा, सब बाइंडिंग है, ठीक है। तो ये बाइंड कौन कर रहा, ये इन पे बाइंड कौन कर रहा है, ये बाइंड कर रहा है यहाँ जो शर्तें बताई गई, लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, कि एक पीएम को भी और उसकी कैबिनेट को भी उसकी हदें बताई गई हैं कि तुम कितने हद तक जा सकते हो, आप कितने हद तक कोई फैसले ले सकते हो, कहाँ आप वायलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इवन जो है जो पीएम है उसकी कैबिनेट है, उसको इस पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन आपने सुना होगा, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन उसके खिलाफ लाया जा सकता है अगर उन्हें लगे कि ये जो गवर्नमेंट है ये डेस्पोटिक हो गई है, डिक्टेटोरियल हो गई है, डिक्टेटर जैसा बिहेव कर रही है, या एक वर्ड होता अथॉरिटेटिव ना, अथॉरिटेटिव का मतलब होता है अधिनायकवाद, ठीक है, या टोटलिटेरियन, जिसे हम बोलते हैं निरंकुशवाद, निरंकुश हो गई है। तो उस पर अंकुश लगाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर है, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना, ठीक है। उसके अगेंस्ट आप जो है जुडिशरी में भी जा सकते हैं। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ ऐसा नहीं कर सकते थे। यहाँ ऐसा थोड़े होता कि आप किंग और मोनार्क के खिलाफ जाते। यहाँ तो ये जस्ट जो है ना, जैसे आपने मूवी देखी होगी जोधा अकबर, तो जस्ट बोला गया हुक्म की तामील हो, तो तामील हो और क्या। अब ये नहीं कह सकते कि हम आपके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी तो किंग ही है। यहाँ पावर कंसंट्रेटेड थी ना, यही हाईएस्ट जुडिशरी था, किंग ही हाईएस्ट जुडिशरी था, किंग ही हाईएस्ट लेजिस्लेटिव था। इससे मुंह से निकला हुआ जो वर्ड है ना वही लॉ था, और किंग ही हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव था। तो ये हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे रहा, वही हाईएस्ट लेजिस्लेटिव दे रहा, वही हाईएस्ट जुडिशरी दे रहा। तो पहले तो यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, और इस पर कोई भी किसी भी तरीके की बाउंडेशन नहीं है। ये जो 9-10 लोग इसके नवरत्न होते थे और जो मिनिस्टर होते थे, वो मिनिस्टर जस्ट क्या करते थे कि वो सारे मिनिस्टर जो है सिर्फ एडवाइस देते थे। ये एडवाइस भी राजा चाहे तो मांगे, ना चाहे तो ना मांगे, इससे मतलब नहीं था। लेकिन यहाँ जो कैबिनेट होती है ये कलेक्टिव डिसीजन लेती है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड किया गया है, ठीक है। और ये कितना डिसीजन ले सकती है, कौन से एरिया इसका है, कौन से एरिया जुडिशरी का है जिसमें ये नहीं जा सकती हैं, कौन से एरिया लेजिस्लेटिव का है जहाँ ये नहीं जा सकती हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल किया गया, इन पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, बहुत सारे कंस्ट्रेंट लगाए गए हैं, और ऐसा लगाना ज़रूरी है। जब यही कंस्ट्रेंट और रेगुलेशन ख़त्म हो गए थे, जैसे जो नाजी जर्मनी था, जिसे आप डिक्टेटरशिप में जो आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री में जब आप पढ़ते हैं, एक चीज़ आप जानिए, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हैं ना, तो एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से बहुत इंटरलिंक होता है। तो जितना आप उसे बेहतर लिंक कर पाएंगे उतना बेहतर अंडरस्टैंडिंग आएगी। जैसे जो नाजी जर्मनी का जो रूल था, वहाँ पे भी पार्लियामेंट हुआ करता था, ठीक है ना, वहाँ पे उसे थर्ड राइक बोलते थे, वहाँ भी एक पार्लियामेंट था। उस पार्लियामेंट में
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी थे, और जो गवर्नमेंट वहाँ बनाया था हिटलर ने, वो भी उनकी चुनी हुई सरकार थी, इलेक्टेड थी। लेकिन हुआ क्या कि वो ऐसे ऐसे लेजिस्लेटिव पे कंट्रोल कर लिया, जुडिशरी पे कंट्रोल कर लिया, और ऐसे ऐसे रूल करने लगे, उसको बोला जाता है रूल बाय डिक्री। ठीक है, यहाँ जो कंडीशन होती है इसे बोला जाता है रूल बाय लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ नहीं, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, यानी जो रूल है वो इसे हिंदी में बोले कानून का राज, और वहाँ पे रूल बाय लॉ या फिर रूल बाय डिक्री। ठीक है, वहाँ तो रूल बाय डिक्री ही होती थी, तो वहाँ पे कोई मतलब नहीं रह गया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन की सुपीरियरिटी को नहीं मानते थे। यहाँ जब आपको ये फीचर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट पावर, कि गवर्नमेंट एक बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन हमने बना दी, जिसे हमने क्रिएट किया था इन्फोर्समेंट करने के लिए इन चीज़ों का। लेकिन ये गवर्नमेंट जब कभी डेस्पोटिक हो जाए तो इस पे कॉन्स्टिट्यूशन, एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में खुद लिमिटेशन होनी चाहिए। इसीलिए तब ये गवर्नमेंट जो है वो पीपल फ्रेंडली रहेगी, और मॉडर्न जो नेशन स्टेट बन रहे हैं वो पीपल फ्रेंडली हैं और होना चाहिए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया जितने भी मॉडर्न डेमोक्रेसी हैं, तो वो इसीलिए किया है कि वो पीपल फ्रेंडली रहे। जैसे देखिए, जब कॉलोनियल टाइम था तो हमें क्या प्रॉब्लम थी, उस गवर्नमेंट से हमें क्या प्रॉब्लम थी। जैसे उस गवर्नमेंट में भी तो पार्लियामेंट था, हमसे पुराना पार्लियामेंट था ब्रिटिश पार्लियामेंट, वहाँ से जो लॉ वो इनेक्ट किए जाते थे, पास किए जाते थे, उनके बेसिस पे यहाँ पे कंपनी रूल, यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन रूल करता था। तो जाहिर सी बात है वो भी तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करते थे, लेकिन वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे। जैसे वो ऐसे ऐसे रूल फॉलो कर रहे थे जिसमें गवर्नमेंट की जो पावर थी वो अनलिमिटेड हो जाती। जैसे रॉलेट एक्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है, हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं रॉलेट एक्ट, जिसके खिलाफ गांधी जी ने मूवमेंट खड़ा किया। तो उसमें जो है वो कभी एक्ट पारित करते थे, जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस के अगेंस्ट जो एक्ट था कार्टेल करने के लिए। तो इस तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लोगों को अपनी बातें न कह पाना, या लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन करना, किसी भी तरीके से बिना ट्रायल के उन्हें गिरफ्तार कर लेना। तो इस तरीके से गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज कर रही थी, और उनको रोकने के लिए उस समय कोई लीगल वो नहीं था, कोई भी लीगल अरेंजमेंट नहीं किया गया था। ये प्रॉब्लम थी कि हम ये बोल रहे थे कि ये जो गवर्नमेंट है डेस्पोटिक है, क्योंकि वो हमारे जो लीडर थे उन्हें जब चाहे तब सेडेशन के चार्ज में गिरफ्तार कर लेती थी, और बार बार ये काम वो करती थी। इस वजह से हमें प्रॉब्लम थी। नहीं तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो वो पार्लियामेंट्री थी। तो पार्लियामेंट्री सिर्फ होने से काम नहीं चलता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो गवर्नमेंट की पावर है उस पर लिमिटेशन ज़रूर होना चाहिए, उसकी लिमिट होना चाहिए। और लिमिट कैसे होगी, ये जो स्पेसिफाइड किए गए डिसीजन मेकिंग की, इन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट डिसीजन ले। एक्चुअल में जब इन प्रोसीजर को ये फॉलो करेगी तो गवर्नमेंट हमेशा लिमिट में रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वन में चलते हैं, एस्पिरेशन एंड गोल ऑफ द सोसाइटी। ये जो आपको टॉपिक दिया गया है, ये जितने मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन बने, जैसे देखिए ये जो 3 आपको दिए गए हैं ना, ये जो 3 दिए गए हैं, जैसे हमारे पास जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो आपको कुछ एग्जाम्पल लिए जाते हैं। जैसे अमेरिका को, या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए बोलिए, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये दुनिया का पहला रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, और यहाँ पे पहली बार रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन पे एक गवर्नमेंट और एक स्टेट बनाया गया, ठीक है, जो बहुत सक्सेसफुल भी है, 1776। इसके बाद जो है जैसे फ्रांस, ठीक है, इंग्लैंड, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इन सारे कंट्री का एग्जाम्पल लिया जाता है। साउथ अफ्रीका जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। तो इसमें जो है जैसे इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, वो 18th सेंचुरी है, 1776, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन को आपको बता रहा था मैं प्रियम्बल,
तो उसमें क्या बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यू होते हैं ना वो उस समय के सबसे एडवांस वैल्यू लिए जाते हैं। तो इस समय की जो एडवांसमेंट जो वैल्यू थी 1776, यहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन के वैल्यू लिए गए थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो चीज़ें थी इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी, तो यहाँ पे देखिए ये जो है इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी, ये तीन चीज़ें उसे पूरा कर दे रही थी। एस्पिरेशन एंड गोल ऑफ द सोसाइटी, इस टॉपिक को यहाँ नहीं लिया गया है। तो जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो भी 19वीं सेंचुरी, 20th सेंचुरी से पहले के जो बने हुए हैं, ठीक है, यानी जो 1900 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए हैं उसमें ये फीचर नहीं है। लेकिन बाद में जो 20th सेंचुरी है, जैसे हमारे यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी 1950, इसके ऑनवर्ड जितने कॉन्स्टिट्यूशन बने, जैसे साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, और जो कंट्री जो नए जो कंट्री कॉलोनियल रूल से जो फ्रीडम पा रहे थे उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उन कॉन्स्टिट्यूशन में इस एस्पेक्ट को लिया गया, एस्पिरेशन एंड गोल ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब क्या होता है एस्पिरेशन एंड गोल ऑफ द सोसाइटी? जैसे जो हम अपने से ही एग्जाम्पल लेते हैं तो आप बेटर समझ पाएंगे। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आप फ्रीडम मूवमेंट को देखते हैं। जब भी आपसे मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है, जब आप देखते हैं तो उसमें फ्रीडम स्ट्रगल को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। एक्चुअल में फ्रीडम स्ट्रगल जो है हमारा था, उसमें हम क्या कर रहे थे, लोगों को कुछ उम्मीदें जगा रहे थे। नेशनलिज्म को हमने एक वीपन्स की तरह यूज किया, किसके खिलाफ? ब्रिटिश रूल के खिलाफ। जैसे आप पढ़ते हैं ना, ये जो टाइम था ये 1776, इस टाइम तक हमारे यहाँ क्या हो रहा था? हमारे यहाँ प्लासी का वार हो रहा था। इसका मतलब है लोग मुग़ल एम्पायर में रह रहे थे। बंगाल में जो है नवाब का रूल था, तो बंगाली लोग अपने को दिल्ली के लोगों से अलग समझते थे, उनका अपना ही देश था। यूपी के लोग उनसे अलग थे, तो अलग अलग स्टेट थे, तो कोई कॉमन नेशनलिज्म, कॉमन जो है नेशनलिटी की कोई वो उनमें कोई आइडिया वगैरह नहीं थी। लेकिन जो हमारी आज़ादी की लड़ाई थी, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट था, इसमें धीरे धीरे हमारे जो लीडर थे उन्होंने पूरे कंट्री के लोगों को एक साथ जोड़ा और डिमांड करने लगे कि ये पूरी जियोग्राफी एक टाइप के लोगों की है और ये एक टाइप के लोग इंडियन हैं, और ये इंडियन लोगों के कुछ एस्पिरेशन थे, कुछ उन्हें उम्मीदें दी गई। जैसे उस फ्रीडम स्ट्रगल में आप पढ़ेंगे जो डिफरेंट ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहे थे। जैसे मिल मजदूर थे, तो उनको बताया गया था कि जब आज़ादी मिलेगी तो आप लोगों को जो इंडस्ट्रियलिस्ट से जो आपका शोषण करते हैं उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। जो फीजेंट होते थे, जैसे आज हम फार्मर बोलते हैं, ये तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये वर्ड यूज होता है। हिस्ट्री के बुक में आप पीजेंट पढ़ते हैं, तो पीजेंट का मतलब होता है ना, जो जमींदारों की ज़मीन पे खेती करते थे, उनके ज़मीन का अपना हक नहीं होता था, ठीक है। जो आप पढ़ते हैं ना डिफरेंट टाइप के सेटलमेंट हिस्ट्री में, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। जैसे आपने पढ़ा चंपारण सत्याग्रह, तो जाहिर सी बात है कि जो फीजेंट था, जो किसान था, वो जो है अपने लैंडलॉर्ड से खुश नहीं था, तो उसको भी वो उम्मीद जगाई गई कि जब हमारा देश बनेगा और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो तुम्हें जो है इनके शोषण से, इनके जो है ऑपरेशन से तुम जो हो मुक्त हो जाओगे। ऐसे ही जो ट्राइबल कम्युनिटी थी उनके लोगों को बोला गया कि तुम्हारा जल जंगल ज़मीन सुरक्षित रहेगा, है ना। शेड्यूल कास्ट से बोला गया कि जो अनटचबिलिटी तुम झेल रहे हो, जब हम आज़ाद होंगे तो अनटचबिलिटी को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही जो महिलाएं थी उस समय, जो सोसाइटी थी वो बहुत ऑर्थोडॉक्स थी, उनको बोला गया कि जेंडर